देख रहे हो लेफ्ट में चलते ही जा रही है, कितनी सारी कबर है यहाँ पे। वरना हम गलती से अभी इस टाइम पे कोसोवो जा रहे होते और एंटर तो कर जाते प्यार से, लेकिन निकलते टाइम वो हमारी बैंड बजा देते। फिर बहुत महंगा है भाई साहब डीजल तो, लगभग इंडिया के 150 रुपए के आसपास 1 लीटर। ये भाई सर्बिया साइड का बॉर्डर है यहाँ तो। ऐसे भाई टीन के डब्बे बने हुए, इन्हीं में कस्टम ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ये गाड़ियों की शिपिंग हो रही है, जी वैगन थी भाई ट्रक के ऊपर, क्या बात। नॉर्थ मैसेडोनिया का ही बॉर्डर है, लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। तो भाई इंडियन पासपोर्ट देख के कहा कि पार्किंग में लगा दो, अभी वही पूछताछ करेंगे। भाई बॉर्डर से निकलते हुए लेट्स गो। स्कॉर्पियन आ चुकी है अपनी नॉर्थ मैसेडोनिया में। ओए होए होए गजब। Welcome to Macedonia. Come on, Indian people in Macedonia. ऐसा फील सी नहीं आ रही कि यूरोप की कोई सिटी है या यूरोप की कोई कंट्री है ये। नमस्ते नमस्ते। भाई खा खू के आ रहे थे वापस और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ये लगा के चले गए। लो भाई हो यार, जस्ट अभी नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचे ही थे यूरोप में और भाई साहब पुलिस ने अपनी गाड़ी जब्त कर ली। पैर पे लग गया, इतनी तेज दरवाजा यार, हल्का सा छिल भी गया। देखो पीछे यहाँ पे हमारा होटल है एंड इसके जस्ट अपोजिट सामने ही पार्किंग है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। लगा तो वैसे यहाँ भी सकते थे बट वो ये सेफ नहीं है तो इसलिए हमने खरीद ली थी पार्किंग पर नाइट 10 यूरो में, यानी कि 1000 रुपए की। यहीं पे ना ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो उन्हीं की पार्किंग है। यहाँ पे होटल वालों ने खरीद रखा होगा स्लॉट और हमने पैसे होटल वालों को दिया है। मुझे भाई भूख लग रही थी तो मैंने सोचा ओट्स बना लेता हूँ, बट ओट्स जो है वो बैग में पड़े हैं, मैंने वहीं से ले लिए थे ना इतना बड़ा पैकेट, तो अब ये रोज खाया करूंगा, मस्त काम आ जाएंगे। हेल्दी का हेल्दी, टेस्ट भी अच्छा लगता है मसाले वाला और मस्त पेट भी भर जाएगा। थोड़ा सा नमक कम है इनमें भाई बट ठीक है, पेट भर गया मस्त। कुछ ना खाने से तो अच्छा ही है ना। चलो जी चेकआउट कर दिया, 10 बजे का टाइम था, हमें लगा 12 बजे का नॉर्मली, तो वो कह रहे जाओ जाओ भाई जल्दी, तो हम 11 बजे अब निकल रहे हैं। लगेज ले आया हूँ, अभिषेक लेने गया गाड़ी वहाँ से। एंड हमारे होटल का नाम था ब्लूम इन, नीचे ही एक तगड़ा सा कैफे है एंड ये आसपास की स्ट्रीट है भाई। सही थी यार जगह तो मस्त एकदम। आज गर्मी बहुत तेज हो रही है, ऐसे धूप ना बिल्कुल पड़ रही है माथे पे, लेकिन वापिस से भाई नए दिन की खुशी भी हो रही है क्योंकि एक और नई कंट्री आज हम एंटर करने वाले हैं। हमारी इस ट्रिप की 6ठी कंट्री होने वाली है जो कि है भाई नॉर्थ मैसेडोनिया। मैंने आपको कहा था ना यूरोप में भाई अब ऐसी सीन चलेगा, हर रोज या फिर हर 2 दिन में एक नई कंट्री एंटर करेंगे और आपको भी एक नई कंट्री की रोड एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और थोड़े से प्लान में हमने चेंजेस भी करे हैं, क्यों करे हैं और क्या करे हैं वो बताता हूँ। अभी गाड़ी में पहले सामान लोड करूँ। लो जी आ गई है शेर की तरह अपनी माफिया स्कॉर्पियन, देख रहे हो बाकी गाड़ियों के बीच में क्या ऐसे रोड प्रेजेंस लग रही है, अलग ही है भाई, ऊंची ऊंची सी। और यूरोप में हमें लगा था लोग ना देखेंगे नहीं गाड़ी को पलट पलट के, बट लेकिन यहाँ पे भी गाड़ी को पूरी अटेंशन मिल रही है मस्त। हर रोज का ही काम हो गया भाई, सामान निकालना सामान रखना। अभी गाड़ी है भाई फिर भी आसान ही रहती है, बाइक वालों को तो कितनी दिक्कत होती है। रोज राइडिंग गियर्स पहनो, रोज लगेज लोड करो अपना पैनियर्स वगैरह, तो गाड़ी में तो फिर भी ठीक है। थैंक यू सो मच। ये होटल के ओनर है। ओके बाय। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी सर्बिया के खूबसूरत शहर निश में। स्पेलिंग तो NIS है बट प्रोनाउंसिएशन निश है, NISH। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय बाउस्किन साइंस। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो N के साथ, वो भी 110 दिनों के लिए। टोटल 25 कंट्रीज कवर करूंगा एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे भाई लंदन UK में। तो बहुत ही ज्यादा एपिक रोड ट्रिप है एंड वीडियोस भी भाई लगातार आ रही है सुबह 9 बजे अब, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मार के लाइक वाइक कर दो जल्दी जल्दी। पहले अंदर बैठू भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बाहर। आज का ये जो सफर है निश से लेके स्कोपजे जो कि के भाई नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है, वहां तक का होने वाला है। 200 किलोमीटर के अराउंड सफर होगा और 2 घंटे लगेंगे, हालांकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग लगेंगे, हम तो 3-4 घंटे लगा देते हैं, रुकते हैं, फिर तिरंगा भी फहराना होता है। बॉर्डर भी आएगा बीच में क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक नॉन शेंगन कंट्री है एंड सर्बिया भी नॉन शेंगन है, तो इसलिए दोनों के बीच में बॉर्डर पड़ेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया में टैबन नोवचे करके ये बॉर्डर पड़ेगा या सिटी पड़ेगी, और इधर हमारे सर्बिया साइड का ये लिखा हुआ अजीब सा, समझ नहीं आ रहा, ग्रेनिसिनी। नाम भाई साहब अजीब अजीब से होते हैं, एक तो मतलब अजीब नहीं होते, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से तो ठीक होते हैं, हमें पढ़ने में अजीब लगते हैं। ये सिटी मैंने आपको कल वैसे तो दिखा दी थी भाई थोड़ी बहुत, शाम को हम 7 बजे पहुंचे थे ना, क्योंकि तो जितना हो सका उतना दिखा दिया व्लॉग में, बाकी दिन दिन में देख लो कुछ ऐसी लगती है।
सिटी से ही ना 2-3 किलोमीटर ऊपर एक ये पहाड़ की चोटी सी है और यहाँ पे भाई साहब इतना बड़ा ग्रेवयार्ड बना हुआ है, देख रहे हो लेफ्ट में चलते ही जा रही है, कितनी सारी कबर है यहाँ पे। सामने जो गाड़ी जा रही है इसकी नंबर प्लेट देखो, पूरे यूरोप में ना आपको ऐसी नंबर प्लेट दिखेगी, बस ये जो लेफ्ट में SRB लिखा है ना, यहाँ पे कंट्री का नाम है यानी कि सर्बिया, और NI का मतलब है मतलब कि ये गाड़ी इसी सिटी की है। और वॉशिंग सेंटर ये सिटी के बाहर बना हुआ है। बताओ एक चीज और भाई, सर्बिया के ही बिल्कुल नीचे एक और कंट्री है कोसोवो करके। अब हमें इस कंट्री में भी जाना है घूमने, बट हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। आप पूछोगे क्यों नहीं जा रहे, जबकि पहले तो कोसोवो ही पड़ रहा है, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया नीचे है। तो एक्चुअल में जब हम ग्रीस से सोफिया जा रहे थे ना, तो एक पेट्रोल पंप पे सो गए थे, आपको मैंने बताया था। तो सोते टाइम ना उस वक्त कोई टर्की का बंदा होगा जो वहाँ घूमने आया हुआ होगा, उसने हमारी पेट्रोल पंप पे गाड़ी देखी और गाड़ी पे पूरा रूट मैप छपा हुआ है हमारा कि हम किस किस कंट्री से जा रहे हैं, और रूट मैप में लिखा हुआ है कि हम सर्बिया से जा रहे हैं कोसोवो, जो कि टेक्निकली यही करना था हमें, क्योंकि रास्ता छोटा पड़ रहा था भाई। बट प्रॉब्लम क्या है, सर्बिया और कोसोवो के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से सर्बिया ने ही कोसोवो का एक पार्ट ना कब्जा सा रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो कोसोवो का बॉर्डर है इधर की तरफ, ये तो डार्क लाइन है, लेकिन यहाँ वाली लाइन ना डॉटेड है बड़ी। तो वो जो पेट्रोल पंप वाले भाई थे ना, उन्होंने पीछे से इंस्टाग्राम आईडी ली और मुझे मैसेज छोड़ दिया, और मैसेज में ये लिखा कि सर्बिया से आप डायरेक्टली कोसोवो मत जाना, क्योंकि कोसोवो एंट्री तो दे देंगे लेकिन कोसोवो से निकलने नहीं देंगे किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि हमारे केस में हमें नॉर्थ मैसेडोनिया जाना था। तो वो कह रहा अगर कोसोवो से निकलना होगा ना, तो आपको वापस से सर्बिया जाना पड़ेगा बेलग्रेड, और फिर वहां से एग्जिट मारना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा काम खराब था। तो इसलिए उसी ने रेकमेंड किया कि आप पहले सर्बिया से जाओ नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया से एंट्री लेना कोसोवो में, एंड कोसोवो के बाद गलती से भी सर्बिया में एंटर मत कर जाना, वरना जो बॉर्डर पुलिस होती है ना वो बहुत तंग करती है वहां की। अब हम तो ऑब्वियसली भाई कोसोवो से क्यों ही जाएंगे, सर्बिया एक बार घूम ही चुके हैं, तो इसलिए हम कोसोवो से फिर निकल जाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ अल्बेनिया। अब ये सारी चीजें भाई देखो गूगल पे कितनी ही रिसर्च कर लेगा बंदा, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं या आसपास की कंट्री के लोग हैं उनको ये चीजें ज्यादा पता होती है। तो भाई ने मैसेज कर दिया, और ये भी साथ में लिखा कि सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो सही है भाई, कम से कम उन्होंने मैसेज कर दिया तो ये चीज पता चल गई, वरना हम गलती से अभी इस टाइम पे कोसोवो जा रहे होते और एंटर तो कर जाते प्यार से, लेकिन निकलते टाइम वो हमारी बैंड बजा देते अब जाके भाई वो पहाड़ वाला एरिया खत्म हुआ है, गांव सा लग रहा था, और लेफ्ट में आ गया भाई हाईवे जो हमें लेकर जाएगा सीधा नॉर्थ मैसेडोनिया तक। यहाँ पे भी ट्रेन की पटरी है ना बीच में ही है, और फाटक लगा रखा है इन्होंने, अभी तो बंद नहीं है क्योंकि ट्रेन आ नहीं रही होगी। यहाँ से एंट्री हो रही है भाई मेन हाईवे की अपनी। बॉर्डर भाई आने ही वाला है, और यहाँ पे हमें फ्यूल स्टेशन दिख गया सर्बिया का। अब हमने यहाँ पे एक बार भी डीजल नहीं भरवाया, तो हमने सोचा भरवा लेते हैं। वैसे तो टंकी फुल ही है ऑलमोस्ट, मैंने कहा पर फिर भी भरवाना बनता है। प्लस आपको रेट वेट भी दिखा देता हूँ भाई कितने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी भाई 2 पेट्रोल है, ये 100 और 95, और 2 डीजल है, यूरो डीजल और डीजल प्लस। डीजल हम नॉर्मल वाला भरवा रहे हैं भाई साहब 183 दिनार। ओके फुल टैंक 183 दिनार, बहुत महंगा है भाई साहब। डीजल तो लगभग इंडिया के 150 रुपए के आसपास 1 लीटर। भाई साहब बल्गेरिया में ही ठीक था 120 रुपए, यहाँ तो 150 रुपए हो गया सीधा। चलो जी बस टैंक फुल हो गया है। ओके नो ओके, फुल नहीं करवाना, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं गैस के लिए। टोटल आया भाई 27.46 लीटर, यानी कि यहाँ के 5025 दिनार। भाई साहब कार्ड से पेमेंट करता हूँ, देखता हूँ कितने कटेंगे। और भैया खुद ही लग गए भाई विंडशील्ड साफ करने के लिए, मेरे ख्याल तो फ्री होता होगा, पैसे नहीं होंगे। कोई मार्केट है यहाँ पे भी सेम टू सेम अंदर जाना पड़ेगा और वहीं पे कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। हर जगह पे भाई वॉशर फ्लूइड DF VF आपको आराम से मिल जाता है। देखो स्टोर भरे पड़े हैं यहाँ पे, और मार्केट भी अच्छी खासी बड़ी होती है, जबकि बाहर का एरिया बिल्कुल सुनसान है। और अंदर देखो रेस्टोरेंट भी है इनके पास। डीजल पेमेंट बाय कार्ड, काफी लोग पूछते हैं कौन सा कार्ड यूज करता हूँ, तो भाई FI का यूज करता हूँ, पेड नहीं है कोई भी। ATM से भी इसी से पैसे निकल जाते हैं, एंड टैप वैप भी हो जाता है। बाहर जितने का भी पेमेंट बनी है ना, वो डायरेक्टली इनको पता चल जाता है, और ये मशीन में डाल के बस हमारा टैप कर देते हैं। डन, थैंक यू सो मच यार। मैंने यहाँ की करेंसी का नोट तो रख लिया था, बट मेरे पास कोई भी सिक्का नहीं है, तो यहीं से ले लेता हूँ भाई। 10 दिनार के सिक्के ले लेता हूँ। चलो जी कुछ इस तरह के सिक्के हैं, अभी तक नोट ही थे मेरे पास, एक बार भी सिक्का नहीं मिला था। डन, थैंक यू, कलेक्शन में काम आएंगे। वो ये अलग है भाई, 20, दिस इज 20। ओके थैंक यू, एंड टेक भाई फ्री में दे दिए 20 दिनार। थैंक यू सो मच, बाय बाय। व्हाट Anush, what's Anush? Name, his name? Yeah, name Ali. Oh, Ali. And your? Nantareza. Nantareza.
याकू। ओके ओके बाय। भाई ने भाई सिक्का फ्री में दे दिया, बताओ सही है। इतने साफ टॉयलेट नहीं देखे भाई मैंने ऐसे पेट्रोल पंप पे, और ऊपर से जेट स्प्रे लगा हुआ है भाई। ओए होए होए होए, यूरोप में जेट स्प्रे क्या कर रहा है भाई, बट सही है यार। अभी तक तो किसी भी होटल तक में भी नहीं थे जेट स्प्रे, और यहाँ पेट्रोल पंप पे है। एंड वो खड़ी है भाई सामने अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड लेट्स गो लेकर चले। टोटल भाई अकाउंट से कटे है 3952 रुपीज एग्जैक्ट भाई। 144 रुपीज पर लीटर पड़ा भाई साहब, बहुत महंगा डीजल है। ग्रीस में भी काफी महंगा था, लोग कमेंट कर रहे थे, हालांकि हमने वहाँ भरवाया नहीं था, बट अब फुल टंकी हो गई है तो स्कोपजे तक रुकने की जरूरत ही नहीं भाई, सीधा खींचेंगे बस। बॉर्डर पे जो टाइम लगेगा उतना ही लगना है। आने वाला है और बॉर्डर से जस्ट 10 किलोमीटर पहले ही ये टोल आ गया है, एग्जिट जहाँ पे हमें लेनी है, और यहीं पे पे भी करना है वो पर्ची दिखा के। हाउ मच? मेरा तो कैश खत्म पड़ा है भाई पूरा। यूरो यहाँ पे भाई यूरोज में ले रहे हैं पता नहीं, और यहाँ की करेंसी है 570 दिनार। कैश मांग रहा था यूरो में और कार्ड दिया तो 570 दिनार कर दिया, मतलब यहाँ की लोकल करेंसी, तो इंडिया के 500 रुपए के आसपास हो गया टोल। सर्बिया के हाईवे की बात करें तो भाई काफी अच्छी कंडीशन है हाईवेज की, और 2 लेन हमारी तरफ है, 2 लेन उधर की तरफ है, यानी टोटल 4 लेन हाईवेज है। स्पीड लिमिट 2 की है लगभग हर जगह पे, और कुछ कुछ जगहों पे 120 या 130 की भी स्पीड लिमिट है, बट वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहती, कोई एवरेज चलती रहती है। इसके अलावा स्पीड कैमरास लगे हुए भाई जगह जगह पे, और कई जगहों पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे वो स्पीड गन लेकर, तो उससे भी चालान हो सकता है। मतलब अभी तो वो हमारा चालान नहीं काट पाएंगे, बट जब हम एग्जिट करेंगे उस वक्त हम देंगे कि ये लो भरो, बट होपफुली कोई चालान हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमने भाई स्पीड लिमिट में ही चलाई है। 100-110 पे क्रूज सेट कर देते हैं और आराम से चलती रहती है गाड़ी। बाकी बॉर्डर आ गया भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लेते हैं। सारे के सारे बॉर्डर्स का वही सेम ही सीन है भाई, पहले पासपोर्ट दिखाओ अपना, कारनेट तो बहुत कम ही जगह पे देखते हैं और उसके बाद जाने देते हैं। ट्रक खड़े हैं, बॉर्डर ही है ये भाई, सर्बिया साइड का बॉर्डर है। यहाँ पे हमें यहाँ वाली फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तो ऐसे भाई टीन के डब्बे बने हुए, इन्हीं में कस्टम ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ये वाला तो खाली पड़ा भाई, चलो आगे। उधर तो लोग खड़े यार, यहाँ पे कोई नहीं रोक रहा। ये क्या, ये गाड़ियों की शिपिंग हो रही है, जी वैगन थी भाई ट्रक के ऊपर, क्या बात है। अब आया है जाके हमारा ये वाला। यहाँ पे तो लंबी ही लाइन लगी पड़ी है भाई सब दोपहर की, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। गाड़ियों में इतना टाइम नहीं लगता, ट्रक में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनको चेक करते हैं ना अच्छे से। यूरोप के जितने भी बॉर्डर क्रॉस करे ना भाई, आरसी जरूर मांगते हैं गाड़ी की, तो वो भी निकाल के रख लेते हूँ। कारनेट भले ही मांगे ना मांगे, आरसी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये रहा अपना डॉक्यूमेंट्स का बैग, सारे इसी में रखता हूँ। अच्छा नहीं भाई, अपनी सर्बिया से तो एग्जिट एम ही हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा ये तो नॉर्थ मैसेडोनिया का ही बॉर्डर है, लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। ये क्या पंगा है, हमने स्टैंप तो लगवाया नहीं कहीं पे भी। वहाँ पे हो सकता है भाई यही लगाए, क्योंकि ग्रीस से जब हमने एग्जिट करी थी ना, तो ग्रीस का भी कोई अलग से बॉर्डर नहीं आया था, सीधा बल्गेरिया वालों ने ही एग्जिट का स्टैंप लगा दिया था, एंड बल्गेरिया का ही एंट्री का स्टैंप लगा दिया था। जो यहाँ की लोकल गाड़ी होती है ना, उनको तो ऐसे 2 मिनट में निकाल देते हैं, ज्यादा चेकिंग होती नहीं है, बट हमारी क्योंकि इंडियन गाड़ी है तो 1-2 एक्स्ट्रा सवाल और ताक झाक करते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगता है बॉर्डर क्रॉसिंग में यहाँ यूरोप में, और ये भी नॉन शेनेगन कंट्री है, इसलिए शेनेगन में तो कोई बॉर्डर ही नहीं आएगा, बस चलते जाओ चलते जाओ। तो यहाँ स्टैंप नहीं लगा, यहाँ तो बस नॉर्मली देखा पासपोर्ट। अब ये जो अगले वाला टीन का डब्बा है, इसके अंदर करेंगे ये। कार की आरसी दिखा दो, कार स्कैनिंग हो रही है पासपोर्ट की, यानी कि ठप्पा लगने के लिए रेडी है। तो भाई इंडियन पासपोर्ट देख के कहा कि पार्किंग में लगा दो, अभी वही पूछताछ करेंगे 5-10 मिनट की, हमसे नहीं अपने इंटरनली। बस जरा सा रास्ता रह गया, ये सामने नॉर्थ मैसेडोनिया की सड़कें है, बस यहाँ से क्लियरेंस मिलते ही सीधा हम अपनी 6 नंबर कंट्री में एंटर कर देंगे। गाड़ी तो लगा दी भाई, जाके देख के आता हूँ क्या कह रहे हैं। यू ओनली टेक कैश और कार्ड ऑल्सो? ग्रीन कार्ड, एटीएम। तो हमारा वो वाला जो ग्रीन कार्ड है भाई 18,000 रुपए में लिया था, ये 180 यूरोस, वो यहाँ चल नहीं रहा, और उसमें लिखा भी है कि सर्बिया में भी अलाउड नहीं था, बट ठीक है उन्होंने जाने दिया, बट ये नहीं जाने दे रहे, कह रहे नया लेकर आओ ग्रीन कार्ड जो नॉर्थ मैसेडोनिया में वैलिड हो। अब इनको दिखा रहे हैं, बोल तो रहे 50 यूरो यानी 5,000 रुपए फिर भरो। ऐसे तो भाई इंश्योरेंस में इतने पैसे लुट जाएंगे हमारे, कभी इनका रोड टैक्स कभी इंश्योरेंस, पैसे लगे ही जा रहे हैं। ऊपर से लिखा हुआ है पेमेंट इज ओनली इन कैश, कैश कहाँ से लाए है ही नहीं ना, यहाँ पे बॉर्डर पे कोई भी एटीएम है, तो समझ नहीं आ रहा। दिस इंश्योरेंस इज वैलिड इन ओनली नॉर्थ मैसेडोनिया। अब ये कह रहे हैं कि वापस से सर्बिया बॉर्डर जाओ और वहाँ से पोस्ट ऑफिस या जो भी पोस्ट लिखा हुआ है एटीएम होगा शायद, वहाँ से निकलवा के लाओ 50 यूरो। एंड हाउ मच इन डॉलर? US डॉलर 8 US डॉलर। देखो वैसे तो मेरे पास नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए मैंने रखे हुए हैं, तो वो ही यूज करते हैं। कौन जाएगा सर्बिया वापस? अरे यहाँ इंग्लिश में लिखा है ग्रीन कार्ड, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। और अच्छा हुआ भाई इस्तांबुल से 200 डॉलर निकाल लिए थे, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी केसेस में ना काम आ जाते हैं, वरना अभी 1.5 किलोमीटर पैदल चल के सर्बिया जाना पड़ता। गाड़ी तो घूम नहीं सकती थी यहाँ से, क्योंकि ये एग्जिट वाला एरिया है, वो एंट्रेंस का एरिया तो घुमा के तो वो अलाउ ही नहीं करते।
पैदल ही जाना पड़ता है इतनी गर्मी में। बट ठीक है, हो गया काम। $60 मांग रहे हैं। इस कंट्री में 8-10 दिन रहना होता ना तो ये 5,000 रुपए चुकते नहीं भाई साहब। एक दिन के लिए 5,000 रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं फालतू में। बसेस वगैरह के लिए तो और महंगे है, 210 यूरो। 30 दिन का गाड़ी का है 70 यूरो का, यानी 7,000 रुपए भाई। अलग ही लेवल का अंधा इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो ये होंगे भी मेरे ख्याल से सारे थर्ड पार्टी, हमारा कवरेज कोई नहीं देगा गाड़ी का। वैसे भी यहाँ पे तो रिपेयर क्या ही होगी स्कॉर्पियो, हमने किसी की गाड़ी ठोक दी तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, मतलब हमारे भी। आप दिस इज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भैया को खुद ही नहीं पता क्या थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी। जो है दे दो भाई, हमें तो कल निकल ही जाना है वैसे भी। थैंक यू। यहाँ पे भाई प्रॉपर बना के दिया है इन्होंने, तो खाली प्रिंट आउट दे दिया था। तो कुछ ऐसा इंश्योरेंस काट के दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ मैसेडोनिया में ही वैलिड है। देख लो यहाँ लिखा है ना, पॉलिसी फॉर बॉर्डर इंश्योरेंस ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। फर्स्ट पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है, वो इतना महंगा। अब चलते हैं भाई, उनको दिखाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टैंप लगवा के निकले यहाँ से। बताओ 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। A few minutes later. चलो जी फाइनली लगा दिया। स्टैंप भी नहीं लगा रहे थे, मैंने बोला फिर लगाया। मनमर्जी के मालिक है भाई, चाहते ना ये भेज सकते हैं। सर्बिया वालों ने भी तो भेज दिया था बिना इंश्योरेंस के। और भाई साहब ट्रकों वाली लाइन में तो अलग ही लेवल की भीड़ होती है। एंड मेरी तो एंट्री हो चुकी है, बाकी अपनी स्कॉर्पियो एनोर आ रही है, ये आ गई है भाई बॉर्डर से निकलते हुए। लेट्स गो। यहीं लगा लो, थंबनेल की फोटो वोटो लेनी है यार, साइड में लगाते हैं कहीं। सही में यार बहुत दुख हो रहा है ये 5,000 रुपए फालतू के पे करके ना इंश्योरेंस के लिए। बट कोई नहीं भाई, स्कॉर्पियो एन आ चुकी है अपनी नॉर्थ मैसेडोनिया में। ओए होए होए गजब। ये देखो भाई यहाँ पर है इस वक्त हम, और ये एरिया बचा हुआ है। फाइनली फिर हम लंदन यूके में एंटर कर जाएंगे। अलग ही लेवल का मजा आएगा भाई। पहले डॉक्यूमेंट्स रख दूं भाई सारे संभाल के। ये देखो भाई नॉर्थ मैसेडोनिया का स्टैंप कुछ इस तरह से लगता है, और गाड़ी बनी हुई है यानी कि लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है। बट हम जैसा सोच रहे थे कि सर्बिया का एग्जिट स्टैंप यहीं पे ये मारेंगे, इन्होंने मारा ही नहीं भाई। तो ऑफिशियली हम सर्बिया में एंटर तो किए बट निकले नहीं है, किसी को पता नहीं है। बट वही बात है भाई, जब मैसेडोनिया में एंटर कर लिया इसका मतलब सर्बिया से एग्जिट लिया ही है, जब ही तो एंटर हुए है ना। बॉर्डर से भाई इनकी जो कैपिटल सिटी है ना स्कोप्जे, सिर्फ 51 किलोमीटर है, यानी कि 48 मिनट लगेंगे। ज्यादातर कंट्रीज में ना कैपिटल सिटी को ऐसे सेंटर में रखा जाता है ताकि मतलब कहीं से भी ऐसे वार ना हो, तो इसलिए बॉर्डर के पास नहीं होती कोई भी कैपिटल सिटी। बट ये कंट्री ही ओवरऑल इतनी छोटी सी है तो क्या कर सकते हैं भाई, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ के हाईवे पे भी घुसते ही वही 130 की स्पीड लिमिट है, और सिटी तक पहुंचते पहुंचते वही 100-110, और मेन सिटी के अंदर 50-60 की रह जाती है खाली। इसके अलावा भाई कारनेट पे कोई भी स्टैंप नहीं लगा है, और ना ही लगेगा जब तक हम यूरोप बिल्कुल एग्जिट नहीं कर जाएंगे फ्रांस के बाद। उस टाइम पे ही एक स्टैंप लगेगा एग्जिट का सिर्फ। पासपोर्ट पे भी इसलिए लग रहा है जैसे कि मैंने बताया कि नॉन शेंगन कंट्री है। शेंगन होती तो कोई पूछता भी नहीं भाई, ऐसा कुछ होता ही नहीं बीच में बॉर्डर, बस चलते जाओ। जी सेम टू सेम 3-4 किलोमीटर चलते ही वापस से टोल टैक्स आ गया है, एंट्रेंस होगी यहाँ पे। चलो भाई कार्ड चल जाएगा, शुक्र है। अभी इन कंट्रीज में एक दिन रुके हुए हैं इसलिए ज्यादा करेंसी होती नहीं है, फिर भी सिटी से निकाल ही लूंगा। भैया नाच रहे, गेट खोल दिया, कार्ड वापस। थैंक यू। यूरोप में वैसे ज्यादातर लोग सड़े से ही रहते हैं, बट सर्बिया में भी अच्छे लोग थे। रास्ते में वीडियो मैं बनाता जा रहा था तो भाई साहब ऐसे ऐसे कर रहे थे सब। और यहाँ ये भी बड़ा चिल सीन। पर्ची में लिखा हुआ है 60 MKD। MKD का मतलब है मैकेडोनियन दिनार। नाम दिनार है इसका, बट सर्बिया वाले से रेट अलग है। वो अभी ATM में चल के फिर बताऊंगा आपको। मेरे कार्ड से फिलहाल 89 रुपीज कटे हैं, तो यानी कि लगभग 1 MKD में 1.3 रुपीज के आसपास बने। वैसे तो इन सभी कंट्रीज में ना हर जगह यूरो ले लेते हैं, तो अगर आपके पास कैश में यूरो है ना खाली, तो आप टोल टैक्स, पेट्रोल पंप, हर जगह यूरो दे के आराम से जा सकते हो। बट हमें थोड़ी ज्यादा चूल है, क्योंकि भाई मैं करेंसी सेव भी करता हूँ ऐसे, मतलब पता चलना चाहिए ना कि हाँ 40 कंट्री की ऐसे करेंसी पड़ी हुई है। पिछली मैं जितनी भी कंट्रीज गया था ना, हर कंट्री के नोट और सिक्के जरूर लेकर आया, तो इसलिए मैं इन कंट्रीज में लोकली जो है करेंसी को निकाल लेता हूँ ताकि वो अपना एज अ सोवेनियर भी रख सकूँ हमेशा के लिए। एंड कुछ ऐसा दिखता है नॉर्थ मैसेडोनिया का फ्लैग। भाई वापस से एक और टोल टैक्स आ गया। ये तो 5-6 किलोमीटर भी नहीं चले भाई साहब, पैसा ही पैसा ले जा रहे हैं टोल टैक्स के नाम पे हमसे। यहाँ तो प्राइसेस यूरो में लिखे हुए हैं, तो यही है शायद से 1 यूरो। How much? कार्ड What? YouTube ओके ओके 1 यूरो का है, लगभग वही 90 रुपए। यहाँ की करेंसी में काटे है 40 MKD। उस हिसाब से देखा जाए तो लोकल करेंसी में हमें सस्ता पड़ रहा है टोल टैक्स, और अगर यूरो देते तो हमें यूरो 90 रुपए का पड़ रहा है, जबकि 40 MKD कितना 60 रुपए भी नहीं बना। सही है भाई, लोकल करेंसी निकालनी पड़ेगी वरना सिटी में भी यही हाल होगा। तो यूरोप वाली सिम थी, अभी तक भाई उसके नेटवर्क नहीं आए, नो सर्विस दिखा रहा है। और इंडिया वाली का A1MK आ गया, यानी कि मैसेडोनिया पर नेट अभी भी नहीं चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सिटी में जाके ही ढंग से नेटवर्क पकड़ेगी सिम।
जी लो, स्कोपजे सिटी में एंट्रेंस हो चुकी है और इतनी ज़्यादा डेवलप्ड लग नहीं रही, मतलब जिस हिसाब से कैपिटल सिटी है ना यहाँ की। टैक्सी वैक्सी भी देखो भाई पुरानी सी चल रही है, लोग साइकिलों में, और ई स्कूटर है यहाँ पे भाई बिन वाला। वो सामने वाली रोड पे 1.5 किलोमीटर आगे सिटी सेंटर है, होपफुली वहाँ कुछ खाने पीने का मिल जाए। अच्छा, सर्बिया के होटल से हम एग्जैक्ट 11 बजे निकले थे और अभी इस टाइम पे 2:46 हो रहे हैं, दोपहर के 3 ही बज गए समझ लो। तो 4 घंटे लगे टोटल हमें आने में, बॉर्डर वॉर्डर सब मिला के। हालांकि फ्लैग के लिए हम रुके नहीं, तो कल जाते वक्त यहाँ से फ्लैग वेव करेंगे, अभी टाइम ही नहीं मिला और भूख भी लग रही है फिर। हालांकि भाई भीड़ भड़क का बहुत है यहाँ पे, ट्रैफिक भी बहुत है एंड ज्यादा लोग ना गाड़ियाँ मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एम ही लेन चेंज करे जा रहे हैं, कहीं पे भी लगा के चले गए। ऐसा फील सी नहीं आ रही कि यूरोप की कोई सिटी है या यूरोप की कोई कंट्री है ये। बस देखो भाई डबल डेकर, और कितनी पुराने जमाने की लग रही है बस भी। और इस सिटी में घूमने का भी ज्यादा कुछ है नहीं भाई, 1-2 चीजें ही है, वो भी हम शाम को आराम से घूम सकते हैं जब धूप वूप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इस टाइम पे निकलने की तो हालत लग नहीं रही है, खाना खा के सीधा होटल में चेक इन करेंगे। वो सामने भाई यहाँ का सिटी सेंटर है, कुछ तो बना हुआ है बड़ा सा डोम, यहाँ लग रही है थोड़ी भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग सी है, कुछ हो भी सकता है खाने का मिल जाए यहाँ पे। सामने भी है भाई बिल्डिंग, ओए होए होए होए। मैप के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सिटी सेंटर में आ गए हैं। ये बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन खाने का नहीं मिल रहा अभी भी। जाके यहाँ पे पार्किंग मिली है, होपफुली कंट्री सेफ हो भाई, कोई गाड़ी में से शीशा तोड़ के सामान ना ले जाए हमारा। यहाँ पे भी वही सेम आर्किटेक्चर, नीचे दुकानें हैं, शोरूम बना रखे हैं एंड ऊपर अपार्टमेंट है ताकि जमीन बच सके, और पार्किंग किसी के पास नहीं है। ऐसी नॉर्मली पब्लिक पार्किंग होती है, पब्लिक नहीं मतलब पेड पार्किंग होती है। हमारे लिए ये फ्री थी या नहीं थी पता नहीं भाई, आके पता चलेगा। कोई पर्ची काटने वाला तो था नहीं, क्योंकि ओ भाई साहब डस्टबिन है, पूरा कमरा है यहाँ पे, देखना 4 लगा रखे, वो भी इतने बड़े। ये है भाई सामने कैफे जहाँ जाना, और यहाँ पे ATM भी है, जूस भी है, तो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा मजेदार। हर जगह भाई बार ही बार बने हुए हैं, वही बियर पी रहे हैं लोग, खाने की ज्यादा आइटम है दिख नहीं रही। चलो भाई सोविनियर का तो काम हो गया, यहीं पे स्ट्रीट पे मिल गया है, और पोस्ट कार्ड भी, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इनके पास वेजिटेबल सैंडविच है, कुछ तो वेजिटेरियन मिला, आज ट्यूसडे है, वैसे भी नॉन वेज खा नहीं सकते। 2 पोस्ट कार्ड ले लेता हूँ मैं। मैग्नेट है 1 यूरो का, यानी 90 रुपीज। एक स्वीट शॉप मिल गई है, तो यहाँ से पेस्ट्री ले रहे हैं चॉकलेट वाली, कुछ तो जाए कम से कम पेट में, और साथ में भाई आइसक्रीम ले लेंगे थोड़ी सी वनीला वाली, काफी सारे फ्लेवर इनके पास। तो अभी इन कैफे वाले भैया से पूछा, ये बता रहे हैं कि जो नॉर्थ मैसेडोनिया है ना, वो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है, इसलिए जो हमने सिम खरीदी है ना वो यहाँ पे काम करेगी नहीं, ना ही हमारी इंडिया वाली सिम काम कर रही है, बस नेटवर्क आ रहे हैं बट इंटरनेट नहीं चल रहा। तो आज का दिन ही है हमारे पास, बट बिना इंटरनेट के निकालना पड़ेगा, और अगर इंटरनेट चाहिए तो लोकल सिम लो या फिर ऐसी किसी कैफे की या होटल के वाईफाई से काम चलाओ। बट वाईफाई तो इनका बहुत तगड़ा है भाई, 273 Mbps की स्पीड दे रहा है। ये है जो भी होटल लेंगे उससे वीडियो अपलोड हो जाएगी, और नहीं होगी तो रात को इसी कैफे में वापस आ जाएंगे और यहाँ से कर देंगे। लो जी आ गई है चॉकलेट पेस्ट्री विद आइसक्रीम, हाँ मजेदार। लगभग 700 रुपए की आई है भाई, 2 पेस्ट्री और वो 2 आइसक्रीम की स्कूप। और मेरी जो इंडियन सिम है ना उसमें नेटवर्क आ रहे हैं और साथ में भाई मैसेज भी आ रहा है, लेकिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट चल जाता तो भाई मजा आ जाता। बाकी होटलों में मेरे को लग रहा है अच्छे से वाईफाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई खा खू के आ रहे थे वापस, और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में ये लगा के चले गए। लो भाई हो गया काम। मेरे ख्याल से ये पार्किंग स्पॉट नहीं होगा, ये पार्किंग स्पॉट है, बट इन्होंने भी लगा रखी है भाई, पता नहीं हम पे ही लगा के गए। और ये पर्चा सा भी दे गए, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें कांटेक्ट कर लो या फिर उसके बाद ये गाड़ी उठा के ले जाएंगे। वाह भाई साहब। अब एक तो दिक्कत ये है कि भाई ना अपने पास सिम कार्ड है ना यहाँ का इंटरनेट है, कैफे में जाके वाईफाई से काम चलाया था, अब इनको कांटेक्ट कैसे करे। और लिखा भी एड्रेस क्या है हमें तो समझ नहीं आ रहा भैया, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सही है, द टोइंग सेक्टर इज लोकेटेड ऑन निकोवा करव स्ट्रीट कोपजे नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन। अबे यार अब रेलवे स्टेशन कौन जाएगा, पता नहीं कहाँ पे है रेलवे स्टेशन। इन्होंने ये 2 नंबर दिए हुए बट मिलाए कैसे, सिम ही नहीं है। ये लोकल है यहाँ के। कॉल फोन कॉल यू सिम कार्ड फोन कॉल एंड ये देखो भाई अपना लोहे भी स्क्रैच मार दिया इन्होंने यार, शिट मैन। अब देखो कॉल दिस नंबर कॉलिंग कर देंगे तो भाई बढ़िया है भाई, मदद हो जाएगी कुछ। अच्छा हुआ भाई टो करके नहीं लेकर गए, वरना पता ही नहीं चलता गई कहाँ गाड़ी। हम टाइम पे आ गए, वो तो 1 घंटे बाद आते तो बस हो जाता जयराम जी की गाड़ी का। लो भाई कॉल, क्या सोच रहे हो? दिस कॉल कॉल वॉल अगर नहीं लग पाता तो भाई एक ही ऑप्शन है कि गाड़ी में बैठ के 1 घंटा वेट करो, जब वो टो करने के लिए आएंगे तभी उनसे बातचीत कर लो कि हमारे पास सिम नहीं थी, टूरिस्ट है। बाकी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर किसी लोकल से मदद ले लो। अब वो 2 लड़के से थे, वो जा तो रहे हैं कहीं पे कुछ तो करने, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं यही कह रहा था भाई, इन देशों में ना पार्किंग का बड़ा लफड़ा है। अब देखना चालान भी कटेगा, ऊपर से अब ये तंग होंगे हम, वो अलग चीज है। हम इसलिए गाड़ी निकालते ही नहीं है, होटल से पार्किंग में ही पड़ी रहने देते हैं, वरना ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। देखो ये लिखा
हुआ है अनलेस यू कॉन्टेक्ट द इंटरप्राइज इन 1 आवर आफ्टर क्लैंपिंग। ये जो है डिसलोकेट कर देंगे यहाँ से। इस पर्चे को भी भाई इंडिया लेकर जाऊंगा, याद रहेगा कि हाँ नॉर्थ मैसेडोनिया आए थे और ऐसे हमारी गाड़ी को लोक ही लगा दिया पुलिस वालों ने। चलो भाई चालान काटा इन्होंने, लगभग 990 दिनार बोल रहे हैं भाई। अब ये चलो लेट्स गो। थैंक यू। तो एक्चुअल में भाई गलत जगह नहीं लगाई थी। यूरोप में क्या एक रूल है कि हमें ना मैसेज करना पड़ता है ऐसी किसी जगह पे पार्किंग लगाने के बाद, और अब हमारे पास सिम कार्ड नहीं थी तो हमने पार्किंग करी नहीं, तो हमने मैसेज किया नहीं। अब उस चक्कर में ये लगा गए और लॉक भी लग गया। कार्ड से पेमेंट करिए, मेरे हिसाब से 1100-1200 रुपए कटे होंगे फालतू में, एक और झंझट आज का। चलो एक होटल से बात कर लिया, वहीं जा रहे हैं अब सीधा। मैसेज आ गया भाई 1481 रुपीज, ऑलमोस्ट 1500 रुपए का चालान कटा है। तो अपार्टमेंट वहाँ पे नहीं था, हमने उनके ओनर से बात करी। 1.5 किलोमीटर दूर ये एक होटल है, इसके जस्ट ऑपोजिट बोला उन्होंने, तो यही अपार्टमेंट लग रहे हैं। लोग यहाँ के काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हमने एक कैफे वाले से बोला था तो उसने होटल के ओनर को फोन लगा दिया, क्योंकि हमारे पास तो सिम थी नहीं। एक बार इस होटल के भी रेट पूछ लेते हैं, अगर उतना ही हुआ तो होटल ही लेंगे, इनके पास पार्किंग भी अपनी नीचे। डू यू हैव एनी रूम अवेलेबल? होटल में तो महंगा है रूम, बट ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है यहाँ पर एयरबीएनबी की तरह। तो ओनर जो है वो कह रहे हैं रेड बॉक्स होगा, उसके अंदर चाबी, ये चाबी है और फ्लैट नंबर बताया उन्होंने 17। तो ओपन करना है, कोई है नहीं यहाँ पे, वो अभी शायद से ऑफिस में होंगे, तो कह रहे मैं शाम को आ जाऊंगा। एंड ये है भाई अपार्टमेंट, देखो वॉशरूम, इधर एक बेडरूम है यार, ये तो सिंगल बेड है। अरे यार ये तो दिक्कत है। एंड ये रहा भाई लिविंग एरिया, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है। ये छोटी सी किचन है, बेड एक ही है यार, वो फ्रिज भी है। देखना ऐसा लग रहा था अलमारी है जैसे, पर फ्रिज है भाई ये। बट सोने का कैसे करे यार हिसाब किताब, एक ही बेड पे तो हम आ ही नहीं पाएंगे दोनों, किसी एक को सोफे पे सोना पड़ेगा फिर। और ये रेजिडेंशियल एरिया ही है। चलो देखते हैं, पार्किंग है बाकी इनके पास तो ठीक है, और वाईफाई भी है, सही चल रहा है। अपार्टमेंट देखो उधर है एंड उसी के जस्ट बैक साइड में ये पार्किंग है, तो ये पब्लिक पार्किंग होएगी, इसलिए यहीं पे ही लगाने को बोला उन्होंने। पब्लिक का मतलब है ये जिन जिन के अपार्टमेंट है ना उनके लिए पार्किंग, एम ही थोड़ी कोई भी लगा सकता है आगे। चलो भाई लगा दी है गाड़ी यहाँ पे, होपफुली भाई चोरी वोरी ना हो यहाँ पे। 1 hour later. चलो जी मैं तो निकल चुका हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया के इस खूबसूरत शहर स्कोपजे को एक्सप्लोर करने। नॉर्थ मैसेडोनिया ना इतना छोटा देश है कि भाई पूरे यूरोप में 17th नंबर पे आता है एंड पूरे वर्ल्ड में 150th नंबर पे। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 20 लाख लोग रहते हैं पूरे देश में, जिसमें से भाई 5,40,000 लोग तो स्कोपजे में ही रहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया ना लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि आपको यहाँ पर समुद्र या बीचेस देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि इस देश में ना 50 से भी ज्यादा लेक्स हैं एंड 34 वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन है। साइकिल पे जो चल रहे हैं ना भाई उनके लिए अलग से ट्रैक ही बना रखा है यहाँ पे पूरा। काफी लोग साइकिल यूज करते हैं, देखो ये अंकल भी साइकिल लेके ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। नॉर्थ मैसेडोनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैसेडोनियन एंड इसके अलावा काफी लोग अल्बेनियन भी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2005 में ना मैसेडोनियन वर्ल्ड की फर्स्ट वायरलेस कंट्री बनी थी। ये ना यूरोप की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हुआ करती थी और 4 साल में इन्होंने इतना ट्रांसफॉर्म किया कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बन गई। रास्ते में जा रहा था और यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट दिखा, इसका नाम है वुमेन वॉरियर पार्क। काफी सारे स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पर, देखो एक ये भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, ऊपर 4 घोड़े हैं वो। और देखने में ना भाई ये पूरा का पूरा ऐसे ग्रीक आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता, आप बताना आपको पता हो अगर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देखो इतने सारे ये बने हुए स्टैचू, कुछ तो लिखा है मैसेडोनियन में, हम मुझे नहीं पता, बस ईयर समझ आ रहा है 1893 का है ये कुछ। एक्चुअल में इस कंट्री में ना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, बहुत कम, मतलब बाहर के तो आते ही नहीं है, यूरोप वाले भी कम प्रेफर करते हैं, इसलिए शायद से ना इंग्लिश का यूज नहीं किया गया कहीं भी। ये देख लो एक और स्टैचू, मतलब फोटो वोटो खिंचवानी हो ना यहाँ पर आप आके खिंचवा सकते हो। हाँ इनका नाम लिखा हुआ है पेजेटर बोगडानी, 1630 से 1686 तक थे ये भाई साहब। एक ये रहा स्टैचू, एक वो रहा स्टैचू, भाई बहुत स्टैचू है इस पूरे पार्क में। और यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट भी है जो नॉर्थ मैसेडोनिया के ही है, ये लोग बाहर से तो नहीं आए होंगे पक्का। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं भाई मैसेडोनिया स्क्वायर के पास में। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बड़ा सा गेट बना रखा है भाई रोड के बीचों बीच, देख रहे हो। एंड सामने एक और भाई साहब कुर्सी में बैठे हुए हैं। ये भाई यहाँ का टूरिस्ट मैप है, जो लोकेशन आप घूमने जा सकते हो। वैसे सारा कुछ ना पुराने ज़माने का ही है, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें घूम सकता है। एंड ये मैप है पूरा। बाकी आप में से काफ़ी लोग जो है वो मदर टेरेसा को ज़रूर जानते होंगे, बट गेस व्हाट भाई, मदर टेरेसा का जन्म स्कोपजे में ही हुआ था, नॉर्थ मैसेडोनिया में। इसलिए भाई उनकी याद में ये मेमोरियल हाउस बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 बजे तक खुलता है ये, तो फटाफट चलते हैं भाई। एंड स्कोपजे की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है। ये देखो नीचे एक सोवेनियर की शॉप है, एक ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे शायद कुआं था लेकिन
बंद कर रखा है। बाकी हमें फिलहाल ऊपर जाना है, लेट्स सी। जगह जगह पे देखोगे भाई आप मदर टेरेसा की ना फोटो लगी हुई है। एंड यहाँ भी देख सकते हो एंट्रेंस जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब कि कोई टिकट नहीं लेनी। फटाफट चलते हैं भाई, आधा घंटा रह गया है। क्योंकि आप सोचोगे 8 बजने में आधा घंटा, तो ये दिन क्यों हो रहा है भाई? यहाँ पे ऐसे ही चलता है, 9 बजे अंधेरा होता है। तो यहाँ पे भाई फोन अलाउड नहीं है, फूड अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है और कुत्ते अलाउड नहीं है। चलो मैं जाके देखता हूँ, अगर फोटो वोटो ले सकते होंगे तो फोटो दिखा दूंगा आपको। अंदर ना मदर टेरेसा की पूरी लाइफ बताई गई है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे वो बड़े हुए, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स करी लाइफ में। एंड उनकी डेथ जो है ना वो भी कलकत्ता में हुई थी, इंडिया में। इसके अलावा उनका एक वैक्स स्टैचू रखा हुआ है, काफी रियल लग रहा था। बाकी बेड रखा हुआ है, कपड़े वगैरह है अंदर, काफी सारी चीजें हैं, तो आप एक बार आके देख लो। बाकी सोवेनियर शॉप है यहाँ पे, लेट्स सी कुछ मिलता है तो। डू यू हैव एनी फ्रिज मैग्नेट? फ्रिज मैग्नेट है तो भाई, बट नॉर्मल है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है मेटल में, बिल्कुल ये ना पतला सा है काफी। और भी काफी सारी चीजें, अगर आप कुछ भी ले जाना चाहो, ये कॉइन्स वगैरह देखो कितने महंगे हैं। तो यहाँ से तो नहीं, अभी एक ओल्ड बाजार है यहाँ पर, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से शायद से सोवेनियर अच्छा मिल जाए कोई। पैर को खाली पेस्ट्री खाई थी भाई, होटल ढूंढने के चक्कर में ना निकल लिए थे, तो इसलिए यहाँ से पहले कोई वेज सैंडविच खा लूँ, जो दोपहर को खाना था बट खा नहीं पाया। 1 वेज सैंडविच, वेजिटेरियन सैंडविच। नो कैमरा, ओके। सैंडविच नहीं, बर्गर के अंदर इन्होंने फ्राइज, टमाटर, प्याज और खीरा डाल के बना दिया है सैंडविच टाइप का। एंड साथ में भाई एक कोक भी ले ली। दोनों चीजें मिला के टोटल 180 दिनार में पड़ी है, यानी कि इंडिया के अराउंड 250 रुपए के आसपास शायद। हाँ भाई पेट भर गया मत। यहीं पे चलो अपने को एक पिंक कलर का ATM भी मिल गया, तो यहाँ की करेंसी भी निकाल लेते। देखे तो सही भाई नोट दिखते कैसे यहाँ के। हमने जो होटल लिया ना वो पड़ा हमें 35 यूरोस का, इंडिया के अराउंड 3300 रुपीज। तो मैंने उनसे कहा अगर मैं लोकल करेंसी में पे करूँ तो कितने लोग हैं? वो कह रहा 2100 यहाँ के दिनार, जो भाई मेरे हिसाब से सस्ता पड़ेगा हमें, इसलिए ज्यादा सही है कि कैश ही निकाल के उसको दे दें। चलो इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, बढ़िया है। अमाउंट यार मेरे हिसाब से तो 2500 निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि 2100 देने हैं, 400 काम आ जाएंगे। लो भाई लो, करकरारे नोटों की आवाज आ गई है, शायद पहले कार्ड आएगा, लेट्स सी। हाँ देखा, आजा 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 भाई, आजा आजा, नोट आजा यहाँ के करकराते हुए दिनार। ओ भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू नोट आए है यार, देख रहे हो। बट भाई इन्होंने तो 2000 और 500 का दे दिया, 500 के छुट्टे करवाने पड़ेंगे कहीं से, क्योंकि मुझे एज अ सोवेनियर भी ले जाना है ना करेंसी को। बट सही में भाई सब नोट देखो क्या रंग बिरंगे से है, देखना ये है मैसेडोनियर दिनार। एंड इनके पूरे नोट में ना कहीं भी भाई इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ना आगे और ये देखो ना ही पीछे, इनकी लोकल लैंग्वेज में ही लिखा है हर जगह। एंड देख लो भाई यहाँ के 2500 निकालने में मेरे इंडिया के 3741 रुपए कटे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो एक दिनार हमारे इंडिया के लगभग 1.5 रुपीज के बराबर है। हाँ भाई फिर तो सही है, यूरो से सस्ता पड़ रहा है। अच्छा है यूरो में नहीं पे करे हमने। लो भाई अच्छे वाले सोवेनियर भी मिल गए अपने को, ये वाला ही चाहिए था मुझे। दिस इज मेटल, दिस इज वुड एंड मेटल। डू यू हैव मेटल? नो, ओनली वुड। ठीक है भाई, 1 यूरो यानी कि यहाँ के 60 दिनार का पड़ रहा है, तो इसमें यूरो सस्ता पड़ रहा है अपने को। बट मेरे पास यूरो है नहीं, क्योंकि ये कैश मांगेंगे। ओनली 1, नो। बर्गर वाले के पास जाता हूँ, शायद वो दे देगा। तो मेरे को तो मिला नहीं था भाई, इन्होंने हिला दिए। यस 300, ओके 400, 400, 450, 500। हाँ ओके। चलो अपने पास चिल्लड़ आ गए हैं, अब ये लकड़ी वाले ही लेना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया जो कलरफुल सा दिख रहा होगा भाई वो यही लग रहा है मुझे। हाँ चलो यही डन कर देते हैं, दिस वन। Okay, this is yeah. डू यू हैव coins? Do you have 10 or 20 any coin? No, coin. Yeah 10 dinar, okay. 20, Okay. 30, Okay. and more 10 I in Yeah. Perfect. Thank you. 20. Yes. 30, 40. Done. Thank you so much. Okay, thank you so much. चलो अपनी करेंसी का तो जुगाड़ हो गया कलेक्शन के लिए। तो अभी अपार्टमेंट के ओनर से बात हुई है, मैंने उनको कहा है कि आप यहीं पे आ जाओ प्लीज, क्योंकि पैसे देने हैं ना। वो मेरे को अपार्टमेंट बुला रहे थे, तो अब इतनी दूर कौन जाता है यार वापिस से। मैंने उनको यहीं बुला लिया, गाड़ी होगी अपनी उनके पास। तो ये एक कैफे बताया, बस 90 मीटर की वॉक है। 2100 दिनार उनको दे दूंगा, बाकी जो 300-400 बचेंगे उसको मैं खर्च कर दूंगा आसपास खा पी के कुछ। दोपहर को हम ना इस जगह आ गए थे, क्योंकि गूगल लोकेशन यहीं पे लेकर आई थी, बट एक्चुअल में यहाँ से जो अपार्टमेंट है वो 1.5 किलोमीटर है। मैं देखो 1.5 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आया हूँ। तो ये है वो कैफे, प्ले ऑल डे। बेंच लगे हुए, अच्छी बात है, यहीं बैठ के वेट करता हूँ उनका। चलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? From Skopje, Svetozar from Skopje. स्वेटोजार नाम है इनका अपार्टमेंट है। Where are you from? इंडिया। Greetings from India. I have many friends from India. Yeah, you okay. know my apartment. In from which city? Which city? Delhi, I don't know. Okay. Programmer. I have one programmer from India. Oh, Bye okay. bye India. Welcome to Macedonia. Come on Indian people in Macedonia. थैंक यू सो मच। Bye. चलो इनको पेमेंट देते हैं और फिर ये निकलेंगे। इंडिया बोला ना मैंने, तो भाई डिस्काउंट दे दिया, 2000 में मान गए। चलो बच गए अपने 150 रुपए। चले ना भाई, या बिल्डिंग्स आप कह सकते हो बहुत पुराने जमाने की लगती है, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन नहीं है कहीं भी। जैसे कि मैंने बताया भाई, यूरोप तो कहीं से लग ही नहीं रहा है। बट ये जो सिटी सेंटर का एरिया है ना भाई, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है सारी यहीं से आसपास है, 300-400 मीटर पे। यहाँ से हमने पेस्ट्री खाई थी दोपहर के टाइम। तो अपार्टमेंट से यहाँ पे आने में थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट एक बार
यहाँ आ गए तो फिर तो सब कुछ पास पास। ये है भाई यहाँ का मेन मैसेडोनियन स्क्वायर, देख सकते हो भाई आसपास क्या मस्त माहौल हो रहा है। ये बिल्कुल सेंटर में भाई साहब इतना बड़ा स्टैचू लगाया हुआ है, घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। एंड नीचे भी काफी सारे स्टैचूज है, शेर और वो पीछे देखो तो अंदर पानी है, ये फाउंटेन होगा, अभी चल नहीं रहा है फिलहाल। बाकी भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है, जहाँ उधर की सिटी पूरी खाली पड़ी है यहाँ पे इतने लोग ही लोग हैं। एंड ये बिल्डिंग के ऊपर कोका कोला का लोगो देखो, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन देखो एडवर्टीजमेंट की, कितना सही लग रहा है ना। एंड मेन स्क्वायर पे ही देखो अभी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूरी ही सिटी में ना बहुत सारे स्टैचूज है, यहाँ पे भी है, उधर भी थे, मैंने आपको दिखाए। एंड भाई कुछ लोग क्लेम करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे ना वो मैसेडोनियन से ही थे और उन्हीं का ये स्टैचू है। हालांकि डिक्लेयर नहीं किया गया ऑफिशियली, बट लोग यहाँ पे फिर भी बोलते हैं ये चीज। मेन सिटी स्क्वायर में ही बर्गर किंग भी है और थोड़ा सा बाहर जाके डोमिनोज भी था। स्क्वायर के जस्ट साइड में ही यहाँ का फेमस स्टोन ब्रिज भी है, इसके ऊपर देखो कितने लोग जा रहे हैं। और इधर देखोगे ना आप थोड़ा सा, ये तो नहीं मुझे पता क्या है, बट वहाँ पर इसी ब्रिज का नया वर्जन बनाया गया थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में, बट वहाँ पे कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है पूरा। और ये ब्रिज पुराना होने के बावजूद भी भाई भरा पड़ा है पूरा। वो कहते हैं ना भाई ओल्ड इज गोल्ड। ब्रिज के नीचे पानी देखो, और भाई ये मेरे को पहले लगा कोई रियल लड़की है जो कूदने लगी है, बट ये स्टैचू बना हुआ है। एंड इसी के सामने भाई ये देख लो आप, ये है भाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये भी यहाँ की, बट अनफॉर्चुनेटली भाई बंद हो चुका है। बंद मतलब परमानेंट बंद नहीं हुआ भाई, आज के लिए बंद हो गया है, 6 बजे तक खुलता है शाम को। ब्रिज के लेफ्ट साइड में ये भी बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब सुंदरता दिखती है भाई ऐसी चीजों को देख के ना। और ब्रिज पे आते ही भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा मस्त सा हो गया, वरना उधर की साइड थोड़ा ह्यूमिडिटी सी फील हो रही थी बड़ी। बट अब मस्त ऐसे ताजी ताजी हवा जो है मेरे बालों को चीरते हुए निकल रही है। सारे लोकल लोग भाई मुझे ही घूरे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं ना, तो ये सोच रहे होंगे कौन है ये लड़का जो ऐसे कैमरा लेके मटक रहा है हर जगह। एक और स्टैचू आ गया भाई, भरी पड़ी है ये सिटी सही में स्टैचू से। एंड ब्रिज की ये वाली साइड कुछ इतनी खास नहीं है, ज्यादा हैपनिंग भी नहीं है। देखो लोग भी इधर से जो है ना वो उधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सारा स्वाद है। तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ भाई इधर, मैं तो वैसे ही देखने गया था, वापस वहीं जाऊंगा और थोड़ी देर बैठूंगा। एंड ये भाई साहब यहाँ तबला सा बजा रहे हैं, मेरा तो भंगड़ा करने का मन कर रहा है। इन देशों में ना लोग भुट्टा बहुत खाते हैं, और देख के अब मेरा भी मन कर गया। फिर चलो भुट्टा छोड़ो, पॉपकॉर्न मिल गया। 1 हाउ मच? 40 40 दिनार वाला ले लेता हूँ, इंडिया के लगभग 60 रुपीज। नो स्मॉल इंडिया नमस्ते देख लो भाई, पूरे इंडिया को मतलब ना लोग योगा के नाम से और नमस्ते के नाम से जरूर जानते हैं, इसलिए हमने अपनी ट्रिप का नाम भी नमस्ते लंदन रखा है। नो दुबई, नो दिल्ली, दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली। दुबई इज इन अदर कंट्री। ओके ओके आ गए अपने गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। ओए थैंक यू सो मच। 60 रुपीज के तो ठीक है भाई, है ना, महंगाई नहीं है उस हिसाब से इतनी। यहाँ पे अपार्टमेंट भी अपने को अच्छे रेट पे मिल गया, तो ये कंट्री इतनी महंगी नहीं है वैसे देखा जाए तो अपने को। और यहाँ पर ऐसे म्यूजिशियंस ना घूमते रहते हैं और रोड पे बैठ के ऐसे मस्त गिटार वायलिन सब बजाएंगे। तो मुझे लगता है डायरेक्ट भीख मांगने से अच्छा आप ऐसे कोई स्किल्स दिखाओ, अपना आर्ट दिखाओ, और फिर लोग आपको एज ए टिप दे कुछ भी, ना कि भीख दे। मैं आ गया हूँ भाई बिल्कुल पानी के पास, यहाँ पे बैठूंगा आराम से। हालांकि अकेला लौंडा हूँ, बट कोई नहीं भाई, ठंडी ठंडी हवा में पॉपकॉर्न के मजे। यहाँ तो भाई सब सारे कपल्स ही बैठे हुए, थोड़ा उधर चलता हूँ। हाँ भाई क्या ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, मस्त एकदम। चलो भाई वापस से अपार्टमेंट में आ गया हूँ। मैंने लगा लिया अपना बिस्तरा भाई मस्त सोफे के पास, क्योंकि यहाँ पे एसी है। और यहाँ पे बन रही है भाई अपनी मैगी जो हमने बल्गेरिया से खरीद ली थी। ये इंडिया वाली है सेम। किचन होने का ना यही फायदा है भाई, कुक भी कर सकते हैं रात को। एंड सिंक विंक भी है, तो मस्त बर्तन धो लो। और अभी तक भाई हम पानी की बोतलों पे इतने पैसे खर्च रहे थे, बट आज जो इस फ्लैट के ओनर है उन्होंने बताया कि पूरे यूरोप में ना जो टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल है, यानी कि इस बोतल में सीधा हम ये वाला पानी भर के ठंडा करके नॉर्मली पी सकते हैं। सेफ है बिल्कुल, सही है भाई, पैसे बचेंगे। भर के लगा देता हूँ फ्रिज में, ये 2 लीटर वाली बोतल है, गाड़ी में रख लेंगे भर भर के अपना, और क्या रास्ते में पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं। बाकी भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल एक और नई कंट्री हम पहुंच जाएंगे जो होने वाली है कोसोवो। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं बढ़ना फीका। बाय।